दोस्तों, क्या अमेरिका ने भारत की खामोशी को उसकी कमजोरी समझने की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल कर दी है? खबर आ रही है कि वाशिंगटन के ओवल ऑफिस से निकले एक आदेश ने हिंद महासागर की लहरों में तनाव का जहर घोल दिया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने चाबहार के उस रणनीतिक द्वार को घेरने की कोशिश की है जिसे भारत अपना गेटवे टू द वर्ल्ड मानता है। लेकिन शायद वाशिंगटन यह भूल गया कि यह 1971 का भारत नहीं है। जब आधी रात को समंदर की गहराइयों से आईएनएस विक्रांत ने अपनी हुंकार भरी तो पेंटागन के रडार पर हलचल मच गई। अमेरिकी नौसेना के वो कमांडर जो अब तक खुद को इस समंदर का बेताज बादशाह समझ रहे थे, आज उनके माथे पर पसीना है, क्योंकि उनके सामने कोई साधारण चुनौती नहीं बल्कि भारत का वो समुद्री काल खड़ा है जिसे दुनिया विक्रांत कहती है। आज सवाल सिर्फ एक पोर्ट का नहीं है, आज सवाल भारत के स्वाभिमान का है। क्या ट्रंप की नेवी विक्रांत की इस मारक क्षमता के सामने टिक पाएगी? क्या विक्रमादित्य और त्रिकंद के इस चक्रव्यूह ने अमेरिकी रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम उस सीक्रेट वॉर गेम का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसकी एक भी खबर लीक होने से पूरी दुनिया के शेयर बाजार और सत्ता के गलियारे हिल सकते हैं। क्या भारत ने समंदर में ट्रंप को चेकमेट कर दिया है? चलिए जानते हैं इस सनसनीखेज रिपोर्ट में। दोस्तों, शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और मोहरे अपनी चालें चल चुके हैं, लेकिन यह कोई मामूली खेल नहीं है। यह खेल है द ग्रेट गेम। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक ओमान की खाड़ी में आज वो सन्नाटा है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है, और इस तूफान का केंद्र है चाबहार पोर्ट। वाशिंगटन में सत्ता परिवर्तन के बाद डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने एक बार फिर से दुनिया को हिलाकर रख दिया है। खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर दबाव बनाने के चक्कर में अनजाने में या शायद जानबूझकर भारत की उस नस पर हाथ रख दिया है जहां से हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की धड़कनें चलती हैं। चाबहार, जो भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, उस पर अमेरिकी नौसेना की घेराबंदी ने दिल्ली के पावर कॉरिडोर में खतरे की घंटी बजा दी है। लेकिन क्या ट्रंप को अंदाजा था कि भारत का जवाब इतना तेज और इतना आक्रामक होगा? था जिसके बाद हिंद महासागर में भारत की सबसे शक्तिशाली समुद्री ताकत हरकत में आ गई। आधी रात के बाद समुद्र की गहराइयों से एक ऐसा जहाज आगे बढ़ा जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारत की सैन्य शक्ति की नई पहचान बनाई है। आईएनएस विक्रांत, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत। यह केवल एक युद्धपोत नहीं बल्कि एक तैरता हुआ एयरबेस है। जब यह समुद्र में आगे बढ़ता है तो उसके साथ केवल एक जहाज नहीं चलता बल्कि पूरी एक युद्ध मशीन चलती है। उसके साथ चलते हैं डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, पनडुब्बियां और आसमान में निगरानी करने वाले विमान। जैसे ही विक्रांत ने ओमान की खाड़ी की दिशा में अपना रुख किया, समुद्री निगरानी नेटवर्क में हलचल शुरू हो गई। अंतरराष्ट्रीय समुद्री ट्रैकिंग सिस्टम ने उस विशाल युद्धपोत की गतिविधियों को दर्ज करना शुरू किया। पेंटागन के विश्लेषकों को जल्दी ही समझ में आ गया कि यह कोई नियमित अभ्यास नहीं है, यह एक स्पष्ट संदेश है। विक्रांत के डेक पर तैनात मिग 29 के फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया। इन जेट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये समुद्र के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मन के जहाजों तक पहुंच सकते हैं। उनके साथ लगे एंटी शिप मिसाइल सिस्टम पर किसी भी बड़े युद्धपोत को मिनटों में निष्क्रिय कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा केवल विमान नहीं थे। विक्रांत के आसपास तैनात भारतीय डिस्ट्रॉयर्स अपने साथ ब्रह्मोस मिसाइलें लेकर चल रहे थे। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाने वाली यह प्रणाली समुद्री युद्ध का पूरा समीकरण बदल सकती है। इसकी गति इतनी अधिक है कि जब तक दुश्मन का रडार इसे पहचानता है तब तक यह अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुकी होती है। जब अमेरिकी नौसेना के कमांड सेंटरों ने इन तैनातियों की जानकारी अपने सिस्टम में दर्ज की, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक उपस्थिति नहीं बल्कि एक पूर्ण युद्ध संरचना है। भारतीय नौसेना ने केवल एक कैरियर नहीं भेजा था, उसने एक कैरियर बैटल ग्रुप तैनात किया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी समय समुद्र के नीचे भी एक अदृश्य खेल शुरू हो चुका था। भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां, जिनकी गतिविधियां सार्वजनिक रूप से कभी सामने नहीं आती, इस क्षेत्र में पहले ही अपनी जगह बना चुकी थीं। पनडुब्बियां समुद्री युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार मानी जाती हैं क्योंकि उनका पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। अमेरिकी नौसेना के सोनार ऑपरेटरों को कुछ असामान्य ध्वनि संकेत मिलने लगे। यह संकेत बताते थे कि समुद्र के नीचे कोई गतिविधि चल रही है। हालांकि वे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कितनी पनडुब्बियां मौजूद हैं और वे किस दूरी पर हैं। लेकिन इतना जरूर साफ करते, भारतीय नौसेना ने केवल सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक नया समीकरण पैदा कर दिया।
अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखता है, उसके पास दर्जनों एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसकी समुद्री शक्ति को चुनौती देना किसी भी देश के लिए आसान नहीं माना जाता। लेकिन हिंद महासागर भारत का घरेलू मैदान है। यहां की हर समुद्री धारा, हर रणनीतिक मार्ग और हर तटरेखा भारतीय नौसेना के अध्ययन का हिस्सा रहे ही है। यही कारण है कि जब दोनों शक्तियां इस क्षेत्र में आमने सामने दिखाई देने लगी तो दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञों ने इसे बहुत ध्यान से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में कोई भी गलत कदम उठता है तो उसका असर केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। चाबहार के आसपास का समुद्री इलाका वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण मार्ग है। खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाला तेल इसी रास्ते से एशिया और यूरोप के बाजारों तक पहुंचता है। अगर यहां किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत के लिए यह केवल एक बंदरगाह की सुरक्षा का मामला नहीं है, यह उस रणनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा का प्रश्न है जिसे पाने के लिए देश ने वर्षों तक निवेश और कूटनीतिक प्रयास किए हैं। चाबहार के माध्यम से भारत ने पहली बार पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया तक अपना सीधा मार्ग बनाया। अमेरिका का कहना है कि उसकी गतिविधियां केवल ईरान पर दबाव बनाने के लिए हैं, लेकिन भारत के रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह दबाव बढ़ता है तो इसका असर भारतीय व्यापारिक मार्गों पर भी पड़ सकता है। और यही कारण है कि दिल्ली ने इस स्थिति को हल्के में लेने से इनकार कर दिया। विक्रांत की तैनाती का संदेश स्पष्ट था। भारत टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर उसके समुद्री हितों को चुनौती दी जाती है तो वह चुप भी नहीं बैठेगा। यह वही भारत है जो पिछले कुछ वर्षों में अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए लगातार निवेश कर रहा है। आज भारतीय नौसेना केवल तट रक्षा तक सीमित नहीं है, वह हजारों किलोमीटर दूर तक अपनी शक्ति तैनात करने की क्षमता रखती है। विक्रांत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह जहाज केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो भारत की समुद्री रणनीति में दिखाई देता है। जब यह विशाल जहाज अरब सागर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा तो दुनिया को एक नया संदेश मिला। यह संदेश था कि हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बदल रहा है। अब यहां केवल एक ही शक्ति का दबदबा नहीं रहेगा। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या अमेरिका वास्तव में पीछे हटेगा या फिर यह केवल एक रणनीतिक दबाव की शुरुआत है? क्योंकि इसी समय एक और खबर सामने आने लगी। अरब सागर की दिशा में एक और विशाल युद्धपोत तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह कोई साधारण जहाज नहीं था, यह था आईएनएस विक्रमादित्य। जब दो विमान वाहक पोत एक ही क्षेत्र में सक्रिय होते हैं तो यह केवल तैनाती नहीं बल्कि एक बड़े ऑपरेशन का संकेत होता है। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो एक साथ दो कैरियर बैटल ग्रुप सक्रिय कर सकते हैं। और जब यह खबर पेंटागन तक पहुंची तो वहां के रणनीतिक विश्लेषकों ने तुरंत इस स्थिति का आकलन शुरू कर दिया। क्या भारत वास्तव में समुद्र में एक नया शक्ति संतुलन बनाने जा रहा है? क्या यह केवल एक चेतावनी है या फिर किसी बड़े रणनीतिक खेल की शुरुआत? इन सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। लेकिन इतना तय है कि अरब सागर की लहरों के नीचे इस समय जो शतरंज की बिसात बिछी हुई है उसमें हर चाल का असर पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको भारतीय नौसेना की इस ताकत और रणनीतिक क्षमता पर गर्व है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस रिपोर्ट के अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे विक्रमादित्य की एंट्री ने इस पूरे खेल को और भी खतरनाक बना दिया और क्यों अमेरिकी कमांडरों ने अचानक अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी। दोस्तों, अरब सागर की उस गहरी खामोशी में जब दूसरा संकेत मिला तो वाशिंगटन के सैन्य विश्लेषकों को समझ आ गया कि मामला अब साधारण नौसैनिक गतिविधि से कहीं आगे बढ़ चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में जो दृश्य सामने आया उसने पेंटागन के अंदर हलचल बढ़ा दी। भारतीय नौसेना का दूसरा विशाल विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य तेजी से उसी दिशा में बढ़ रहा था जहां पहले से आईएनएस विक्रांत अपनी स्ट्राइक फोर्स के साथ मौजूद था। दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञ जानते हैं कि जब किसी क्षेत्र में एक साथ दो एयरक्राफ्ट कैरियर सक्रिय हो जाते हैं तो वह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, उन्हें युद्ध संरचना की तैयारी होती है। आईएनएस विक्रमादित्य का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितनी उसकी मारक क्षमता। यह जहाज कई दशकों के अनुभव और आधुनिक तकनीक का संगम है। जब यह समुद्र में उतरता है तो उसके डेक से उड़ान भरने वाले मिग 29 के फाइटर जेट्स हवा में एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना देते हैं जिसे भेदना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह थी कि जैसे ही इसकी दिशा ओमान की खाड़ी की ओर दर्ज हुई, अमेरिकी नौसेना के ऑपरेशनल स्क्रीन पर कई नए अलर्ट दिखाई देने लगे। अब स्थिति यह बन चुकी थी कि समुद्र में एक नहीं बल्कि दो भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद थे, दोनों के साथ डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और लॉन्ग रेंज
मिसाइल सिस्टम तैनात थे। रणनीतिक भाषा में इसे ट्विन कैरियर ऑपरेशन कहा जाता है। यह वह क्षमता है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास होती है। जब दो कैरियर बैटल ग्रुप एक साथ ऑपरेट करते हैं तो उनका प्रभाव क्षेत्र कई जीवन से उत्तर बनाया है। जब दो कैरियर बैटल ग्रुप 100 किलोमीटर तक फैल जाता है। पेंटागन के रणनीतिकारों के लिए यह स्थिति नई नहीं थी, लेकिन हिंद महासागर में इस पैमाने पर भारतीय तैनाती ने उन्हें सतर्क जरूर कर दिया, क्योंकि इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भारत को एक प्राकृतिक रणनीतिक बढ़त देती है। भारत के पश्चिमी तट से निकलने वाले युद्धपोत कुछ ही घंटों में अरब सागर के कई महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों तक पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर किसी बाहरी शक्ति को यहां तक पहुंचने में हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। जैसे ही विक्रमादित्य ने अपनी गति बढ़ाई, उसके साथ चल रहे जहाजों ने भी अपनी रणनीतिक स्थिति लेनी शुरू कर दी। भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स और तलवार क्लास फ्रिगेट्स इस पूरे फॉर्मेशन का हिस्सा थे। इन जहाजों पर लगे आधुनिक रडार सिस्टम समुद्र और आसमान दोनों पर एक साथ निगरानी रखने में सक्षम है। अमेरिकी नौसेना के टोही विमानों ने जब इस गतिविधि को दर्ज किया तो उन्होंने अपने कमांड सेंटर को रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय बेड़े ने एक विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया है। इसका मतलब था कि अब किसी भी तरह की निगरानी गतिविधि पहले जितनी आसान नहीं रहेगी। इसी समय समुद्र के नीचे भी हलचल जारी थी। भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास पनडुब्बियों के बारे में माना जाता है कि वे बेहद शांत और घातक होती हैं। इन पनडुब्बियों का सबसे बड़ा हथियार उनकी खामोशी है। वे समुद्र के भीतर इतनी कम ध्वनि उत्पन्न करती हैं कि आधुनिक सोनार सिस्टम के लिए भी उन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। अमेरिकी सोनार ऑपरेटरों ने समुद्र के नीचे कुछ हल्के संकेत दर्ज किए, लेकिन वे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि यह प्राकृतिक समुद्री ध्वनि है या किसी पनडुब्बी की गतिविधि। यही वह अनिश्चितता है जो समुद्री युद्ध को सबसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि जब दुश्मन दिखाई नहीं देता तो हर दिशा में खतरा महसूस होने लगता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दिल्ली और वाशिंगटन के बीच कूटनीतिक संवाद भी जारी था। दोनों देशों के बीच कई वर्षों से रणनीतिक साझेदारी रही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा समझौते और तकनीकी सहयोग इस संबंध का हिस्सा हैं। इसलिए कोई भी पक्ष खुले टकराव की स्थिति नहीं चाहता था। लेकिन समुद्र में तैनात जहाजों की अपनी भाषा होती है। जब कोई युद्धपोत किसी खास दिशा में अपनी गति बढ़ाता है या अपने रडार और मिसाइल सिस्टम को सक्रिय करता है तो वह एक संदेश भेजता है। और इस समय हिंद महासागर में कई संदेश एक साथ भेजे जा रहे थे। भारत का संदेश साफ था, वह किसी भी प्रकार के दबाव को स्वीकार करने वाला नहीं है, खासकर तब जब मामला उसके व्यापारिक और ऊर्जा मार्गों से जुड़ा हो। चाबहार केवल एक पोर्ट नहीं बल्कि भारत की दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। इस बंदरगाह के माध्यम से भारत ने मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बनाई है। दूसरी ओर अमेरिका का तर्क यह था कि उसकी नौसेना केवल अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपनी नियमित सुरक्षा गतिविधियां कर रही है। लेकिन जब इन गतिविधियों का असर किसी दूसरे देश के रणनीतिक हितों पर पड़ने लगता है तो स्थिति संवेदनशील हो जाती है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटना सामने आई। भारतीय नौसेना के निगरानी विमान लगातार इस क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे। ये विमान समुद्र के ऊपर कई 100 किलोमीटर तक निगरानी कर सकते हैं। उनके रडार सिस्टम दुश्मन के जहाजों, विमानों और यहां तक कि कुछ पनडुब्बियों की गतिविधियों का भी पता लगा सकते हैं। इन विमानों से मिलने वाली हर जानकारी सीधे कैरियर बैटल ग्रुप के कमांड सेंटर तक पहुंच रही थी। इसका मतलब था कि भारतीय नौसेना को इस पूरे क्षेत्र की वास्तविक समय की जानकारी मिल रही थी। जब यह सब एक साथ हो रहा था तब दुनिया भर के रणनीतिक विश्लेषक इस स्थिति का अध्ययन कर रहे थे। कई विशेषज्ञों का मानना था कि यह केवल एक सीमित शक्ति प्रदर्शन है जो दोनों पक्षों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दे रहा है। लेकिन कुछ विश्लेषकों को डर था कि अगर किसी भी जहाज या विमान से कोई गलत कदम उठ गया तो यह स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। अरब सागर में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां दो देशों के जहाज बहुत करीब आ गए और कुछ सेकंड के भीतर स्थिति तनावपूर्ण बन गई। इसलिए इस बार दोनों पक्ष बेहद सावधानी से हर कदम उठा रहे थे। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि जब दो कैरियर बैटल ग्रुप समुद्र में सक्रिय होते हैं तो उनके साथ कई अन्य युद्धपोत भी शामिल होते हैं। इन जहाजों का काम केवल सुरक्षा करना नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में रणनीतिक दबाव बनाना होता है। खबरें आने लगीं कि भारतीय नौसेना के कुछ और डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स भी अरब सागर की ओर बढ़ रहे हैं। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि भारत इस पूरे क्षेत्र में एक विस्तृत समुद्री फॉर्मेशन बना रहा है। दुनिया के लिए यह संकेत बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो रहा था कि भारत अब केवल तट रक्षा तक सीमित नौसेना नहीं रहा, वह दूर समुद्रों में भी अपनी रणनीतिक शक्ति दिखाने में सक्षम है।
अब सवाल यह था कि इस स्थिति पर अमेरिका की अगली चाल क्या होगी। क्या वह अपने जहाजों को पीछे हटाएगा या फिर अपनी मौजूदगी और बढ़ाएगा? क्योंकि अगर अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट ने भी अपने अतिरिक्त जहाज इस क्षेत्र में भेज दिए तो यह टकराव और गहरा हो सकता था। और इसी समय समुद्र के ऊपर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे समीकरण को और भी रहस्यमय बना दिया। भारतीय नौसेना के एक स्टेल्थ फ्रिगेट ने अचानक अपनी स्थिति बदल दी और अमेरिकी युद्धपोतों के बहुत करीब आकर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रसारित किया। यह सिग्नल क्या था और क्यों इस सिग्नल के बाद अमेरिकी कमांडरों ने तुरंत अपनी रणनीति की समीक्षा शुरू कर दी? विमानों या ड्रोन को काफी दूरी से ही नष्ट कर सकती हैं। इसके साथ ही इन जहाजों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी तैनात थीं। ब्रह्मोस की गति और सटीकता उसे दुनिया की सबसे घातक एंटीशिप मिसाइलों में शामिल करती है। जब कोई ब्रह्मोस मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो उसकी गति इतनी अधिक होती है कि आधुनिक रक्षा प्रणालियों के पास प्रतिक्रिया देने का समय बेहद सीमित रह जाता है। यही कारण है कि जब अमेरिकी विश्लेषकों ने यह पुष्टि की कि भारतीय बेड़े में कई ब्रह्मोस प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, तो उन्होंने इस पूरे समीकरण को नए सिरे से समझना शुरू किया। अब अरब सागर के उस हिस्से में एक ऐसा वातावरण बन चुका था जहां हर जहाज दूसरे की गतिविधि को ध्यान से देख रहा था। अमेरिकी युद्धपोत अपनी नियमित गश्त जारी रखे हुए थे, लेकिन उनकी गति और मार्ग में अब पहले जैसी सहजता नहीं थी। हर निर्णय लेने से पहले उन्हें कई स्तरों पर आकलन करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर किसी भी जहाज ने गलती से किसी दूसरे जहाज की ओर अत्यधिक आक्रामक रुख दिखा दिया तो स्थिति तुरंत नियंत्रण से बाहर जा सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दिल्ली और वाशिंगटन के बीच कूटनीतिक चैनल भी सक्रिय थे। दोनों देशों के राजनयिक लगातार संपर्क में थे ताकि किसी भी गलतफहमी को तुरंत दूर किया जा सके। लेकिन समुद्र में मौजूद युद्धपोत कूटनीति से नहीं, संपर्क के कर्प लगतफहमी को दिल्ली पर दूर किया जा सके, बल्कि रणनीतिक संकेतों से काम करते हैं। वहां हर चाल का मतलब होता है और हर सिग्नल एक संदेश देता है। इसी बीच भारतीय नौसेना के एक निगरानी विमान ने उस क्षेत्र में एक व्यापक समुद्री सर्वेक्षण किया। इस विमान से मिलने वाली जानकारी सीधे कैरियर बैटल ग्रुप के कमांड सेंटर तक पहुंच रही थी। इस डेटा में आसपास मौजूद सभी जहाजों की गति, दिशा और गतिविधियों का विश्लेषण शामिल था। भारतीय कमांडरों को अब इस पूरे समुद्री क्षेत्र की वास्तविक समय की तस्वीर मिल रही थी। इसका मतलब था कि किसी भी असामान्य गतिविधि को तुरंत पहचाना जा सकता है और उस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। इस स्तर की निगरानी क्षमता आधुनिक नौसैनिक शक्ति की पहचान होती है। जब किसी देश के पास ऐसी क्षमता होती है तो वह केवल अपनी रक्षा ही नहीं करता, बल्कि पूरे क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की भूमिका भी निभा सकता है। अब सवाल यह उठने लगा था कि क्या यह केवल एक अस्थायी शक्ति प्रदर्शन है या फिर हिंद महासागर में शक्ति संतुलन के एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना था कि यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि भारत अब अपनी समुद्री सीमाओं से कहीं आगे जाकर अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है। चाबहार केवल एक व्यापारिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। इसके माध्यम से भारत ने मध्य एशिया और उससे आगे के बाजारों तक एक वैकल्पिक मार्ग बनाया है। अगर इस मार्ग पर किसी दूर का गड़े भी प्रकार का दबाव पड़ता है तो उसका असर भारत की आर्थिक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। यही कारण था कि दिल्ली ने इस स्थिति को हल्के में लेने के बजाय तुरंत अपनी नौसैनिक ताकत को सक्रिय कर दिया। अरब सागर की लहरों पर उस समय जो दृश्य था वह केवल जहाजों की तैनाती का नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और शक्ति संतुलन का खेल था। दोनों पक्ष जानते थे कि अगर एक भी गलत कदम उठाया गया तो उसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। इसलिए हर निर्णय बेहद सावधानी के साथ लिया जा रहा था। लेकिन इसी तनावपूर्ण वातावरण में एक और खबर सामने आई जिसने इस पूरे खेल को और भी रहस्यमय बना दिया। बताया गया कि भारतीय नौसेना के कुछ और युद्धपोत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं और अगर वे भी इस फॉर्मेशन में शामिल हो जाते हैं तो यह हिंद महासागर में भारत की अब तक की सबसे बड़ी समुद्री तैनाती में बदल सकता है। यही वह क्षण था जब दुनिया के कई रणनीतिक विशेषज्ञों ने कहना शुरू कर दिया कि अब यह केवल एक क्षेत्रीय घटना नहीं रही, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई थीं कि आगे क्या होगा, क्योंकि अगला कदम तय करेगा कि यह तनाव केवल एक चेतावनी बनकर खत्म होगा या फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली एक नई समुद्री रणनीति की शुरुआत बनेगा। दोस्तों, अरब सागर की उस बेचैन सतह के ऊपर जहां हर जहाज की चाल अब दर्ज की जा रही थी और हर सिग्नल को कई बार परखा जा रहा था, वहीं इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील चरण शुरू हो चुका था। भारतीय नौसेना का विशाल फॉर्मेशन अब पूरी तरह स्थापित हो चुका था और इस फॉर्मेशन का मतलब केवल रक्षा नहीं बल्कि नियंत्रण था।
आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य दोनों अपनी अपनी स्ट्राइक रेंज में सक्रिय थे और उनके बीच का फासला इस तरह तय किया गया था कि आसमान में उड़ान भरने वाले फाइटर जेट्स पूरे समुद्री क्षेत्र को एक साझा एयर डिफेंस छतरी के नीचे ला सकें। जब दो विमानवाहक पोत एक साथ इस तरह का फॉर्मेशन बनाते हैं तो उनका प्रभाव कई 100 किलोमीटर तक फैल जाता है। इस पूरे इलाके में किसी भी विमान, ड्रोन या जहाज की गतिविधि तुरंत निगरानी में आ जाती है। भारतीय नौसेना ने इस रणनीतिक स्थिति को हासिल करने में कई स्तरों की तैयारी की थी। ऊपर हवा में मिग-29 के फाइटर जेट्स लगातार निगरानी कर रहे थे। सतह पर डेस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स अपने रडार और मिसाइल सिस्टम के साथ सक्रिय थे और समुद्र की गहराइयों में पनडुब्बियां अपने अदृश्य घेराबंदी के साथ मौजूद थीं। यह एक बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचा था जिसमें प्रवेश करना किसी भी बाहरी नौसैनिक शक्ति के लिए बेहद जोखिम भरा हो सकता था। जब यह पूरी तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी नेटवर्क के सामने आई तो दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञों ने इसे बहुत ध्यान से देखना शुरू कर दिया। कई विश्लेषकों ने इसे हिंद महासागर में शक्ति संतुलन के एक नए संकेत के रूप में देखा। लंबे समय तक इस क्षेत्र में बाहरी शक्तियों की मजबूत मौजूदगी रही है, लेकिन अब भारत की बढ़ती समुद्री क्षमता यह दिखा रही थी कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल रहा है। भारतीय नौसेना की यह तैनाती केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध रणनीतिक संदेश थी कि भारत अपने समुद्री हितों और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। चाबहार का मुद्दा केवल एक बंदरगाह तक सीमित नहीं था, यह उस व्यापक रणनीतिक ढांचे का हिस्सा था जिसके माध्यम से भारत मध्य एशिया, अफगानिस्तान और उससे आगे के बाजारों तक अपनी आर्थिक पहुंच बना रहा था। अगर इस मार्ग पर किसी भी प्रकार का दबाव पड़ता है तो उसका सीधा असर भारत की आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। यही कारण था कि दिल्ली ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल कूटनीतिक विवाद के रूप में नहीं देखा बल्कि इसे राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हुआ मामला माना। इसी तनावपूर्ण वातावरण में कूटनीतिक प्रयास भी जारी थे। दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संवाद के कई चैनल खुले हुए थे ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी को तुरंत दूर किया जा सके। दोनों देशों के बीच लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी रही है और कोई भी पक्ष इससे रिश्ते को खुले टकराव की स्थिति तक नहीं ले जाना चाहता था। लेकिन समुद्र में मौजूद युद्धपोतों की भाषा अलग होती है। वहां हर रडार एक्टिवेशन, हर विमान की उड़ान और हर जहाज की दिशा अपने आप में एक संदेश होती है और इस समय हिंद महासागर में कई ऐसे संदेश एक साथ भेजे जा रहे थे। भारतीय नौसेना की रणनीति साफ दिखाई दे रही थी। उसका उद्देश्य टकराव नहीं बल्कि प्रतिरोध यानी डेटरेंस पैदा करना था। जब किसी क्षेत्र में इतनी बड़ी सैन्य उपस्थिति होती है तो वह विरोधी पक्ष को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि किसी भी आक्रामक कदम के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। यही कारण था कि जैसे जैसे भारतीय फॉर्मेशन मजबूत होता गया, समुद्र में तनाव के बावजूद स्थिति नियंत्रण में बनी रही। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने कहा कि यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि भारत अब केवल एक उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि एक जिम्मेदार समुद्री ताकत बन चुका है जो अपने हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखता है। अरब सागर की लहरों के बीच उस समय जो दृश्य था वह केवल जहाजों और विमानों का नहीं बल्कि रणनीति, धैर्य और शक्ति संतुलन का था। दोनों पक्ष जानते थे कि दुनिया की निगाहें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कई समीकरण इस समुद्री क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर यहां कोई बड़ा टकराव होता तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता था। इसलिए हर निर्णय बेहद सोच समझकर लिया जा रहा था। धीरे धीरे स्थिति स्थिर होने लगी। जहाज अपनी अपनी निर्धारित दूरी पर निगरानी जारी रखे हुए थे, लेकिन किसी भी आक्रामक कदम के संकेत नहीं मिले। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि यह पूरा घटनाक्रम एक स्पष्ट संदेश बनकर सामने आया है। यह संदेश था कि हिंद महासागर अब केवल एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है।